हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो जैसा कि तय हुआ था, जैसे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, इलास्टिक कांस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, टॉस का एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है मेरे पास। जितने टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टाइप ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देन इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर एसएससी जेईई एग्जाम में एक्सपेक्टेड है या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, हर वीकेंड पे, मतलब कि जैसे जैसे वीक में एक बार जितना हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ताकि हमको ये पता लगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन फाइंड इट्स पॉइजन रेशियो। ठीक है, क्या बोला है, किसी मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है वो उसके शियर मॉडुलस का जस्ट 2 गुना है। मतलब कि यंग्स मॉडुलस इज ट्वाइस ऑफ इट्स शियर मॉडुलस, देन फाइंड इट्स पॉइजन रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है उनके लिए जिनको क्या पता है, इनका रिलेशन पता है। एक ही रिलेशन है जिसमें ई, जी और म्यू तीनों हैं। ठीक है, बन जाएगा सिंपल सा। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हूं क्या होता है रिलेशन। ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है तो बिल्कुल ये आपका एक नंबर फिक्स हो गया। यहाँ से कुछ नहीं करना है। क्या बोला आपको कंडीशन में, कंडीशन में ये दिया है कि आपका जो यंग्स मॉडुलस है वो शियर मॉडुलस से क्या है, 2 गुना है। तो बस इस ई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2g पुट कर देंगे। कर दो 2g। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में हमारे क्या था, रिलेशनशिप में 2g था। 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इंटू में था, यहाँ डिवाइड में आया, कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। अब 1 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। सो 1 माइनस 1 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं पर 0, ऑप्शन डी देखो। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, 0, विच इज करेक्ट। क्लियर, कितना सिंपल सा था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनको ये रिलेशनशिप याद होता है डायरेक्ट, वो क्या करता है, इसमें पूरा अपना स्कोर कर लेता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजेनस एंड इलास्टिक मटेरियल, फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजेनस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े हो। ठीक है, जस्ट आपको डायरेक्ट बताया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल में कितने क्या क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, आइसोट्रॉपिक होमोजेनस एंड इलास्टिक मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट पूछता तो उसका आंसर क्या होता, 4। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। क्लियर, अगर यहीं पर ऑर्थोटॉपिक पूछता है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ऑर्थोटॉपिक, तो उसका आंसर क्या हो जाता, आपका सी हो जाता, जो कि 9 है। क्लियर, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। अब लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो भी इसका मिनिमम लिमिट होगा और जो भी मैक्सिमम लिमिट होगा। तो हमको पता है पॉइजन रेशियो का रेंज कहां से कहां तक वेरी करता है। किसी भी इलास्टिक मटेरियल में पॉइजन रेशियो का रेंज होता है 0 से लेके 0.5 तक। तो कहीं दिख रहा है कि ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, -1 एंड 0.5। करेक्ट है क्या, नहीं, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, -1 एंड -0.5। करेक्ट है, नहीं, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी बोल रहा है 1 से लेके माइनस में 0.5, ये भी करेक्ट है क्या, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आपका बोल रहा है 0 एंड 0.5। हमको पता है मिनिमम वैल्यू होता है 0, मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम कितना होता है 0.5। ठीक है, यही क्या है, म्यू का रेंज है। ठीक है, जो म्यू होता है वो 0 से लेके 0.5 तक वेरी करता है। तो मिनिमम लिमिट हो गया 0, मैक्सिमम लिमिट हो गया 0.5। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी। क्या बोला, मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। देखो ऑप्शन ए क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब कि सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम होता है। चलो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, होमोजेनस। होमोजेनस हो सकता है क्या, होमोजेनस हो सकता था अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन होता तो ये होमोजेनस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल डायरेक्शन दिया है तो क्या है, होमोजेनस नहीं है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात करता तो होमोजेनस होता।
मतलब ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आइसोट्रॉपिक बोल रहा है। आइसोट्रॉपिक क्या बोल रहा है, क्या होता है आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक यही होता है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन पे होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल सही है। इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्लियर? थर्ड क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड है ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है हमको पता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्थोट्रॉपिक भी गलत ऑप्शन था और इलास्टिक भी गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टू बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑफ सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। ठीक है, दो बार है या दो मटेरियल है, हम लोग नाम देते हैं पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 2। तो क्या बोल रहा है कि दोनों मटेरियल, दोनों अलग अलग मटेरियल के बार जिनका साइज क्या है, सेम। साइज सेम है मतलब कि लेंथ और एरिया सेम है, मतलब कि L1 इज इक्वल टू L2 दिया है, एरिया इज इक्वल टू एरिया 2 दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि इनमें जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसका भी अमाउंट क्या है, सेम है, मतलब कि P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। इफ द बार्स हैव यूनिट इलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ 4:7, क्या बोल रहा है कि इनका जो इलोंगेशन का रेशियो है वो क्या है, 4:7, मतलब कि चेंज इन लेंथ, यही होता है इलोंगेशन, डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ 2। ठीक, ये कंडीशन दिया हुआ है। देन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस टू बार्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग्स मॉडुलस सेम होगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यही होता है। तो हम लोग क्या करना है, दोनों मटेरियल के लिए इसका रेशियो निकालना है। देख लेते हैं, E1 रेशियो E2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका σ1 डिवाइड बाई ε1 और यहाँ हो जाएगा σ2 डिवाइड बाई ε2। क्लियर है? चलो इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, P1 बाई A1 जो कि स्ट्रेस हो गया, और एप्सिलॉन के लिए क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो डेल L1 डिवाइड बाई L1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, P2 अपॉन में A2 विच इज स्ट्रेस फॉर सेकेंड मटेरियल, और ये क्या हो गया, डेल L2 डिवाइड बाई L2 जो कि क्या है, स्ट्रेन है सेकेंड मटेरियल का। अब देखो P1 और P2 क्या है, बराबर है, A1 और A2 क्या है, बराबर है, तो इससे क्या होगा, ये टर्म इस टर्म के साथ पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, L1 देखो E1 अपॉन में E2 है यहाँ पे, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाएगा, L1 अपॉन में L2 इंटू में डेल L2 अपॉन में डेल L1 मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो ये L1 ऊपर चले जाएगा, यहाँ से L2 ऊपर चले जाएगा, देन L1 अपॉन में L2 इंटू में डेल L2 अपॉन में डेल L1। अब देखो इसमें हमको और क्या कंडीशन दिया था, L1 और L2 भी क्या थे, बराबर है एक दूसरे के, मतलब कि ये भी आपस में क्या होने वाले, कैंसिल आउट होने वाले हैं। क्लियर है? तो हमको क्या मिला, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू डेल L2 डेल L1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है डेल L1 अपॉन में डेल L2 इज इक्वल टू 4:7। यहाँ क्या है, डेल L2 अपॉन में डेल L1, मतलब जस्ट उल्टा है, मतलब इस रेशियो को भी क्या कर दो, यहाँ पे उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दिया है कि ऑप्शन में कहीं 7:4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भी क्या बोल रहा है, 7:4 विच इज राइट। बाकी ऑप्शन भी रॉन्ग है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर? यहाँ तक कैसे बनेगा ये समझ में आ गया। हमको बस क्या पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए और कैलकुलेशन हमको सही करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं था, कब, जब हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इफ शियर मॉडुलस ऑफ एनी मटेरियल वाज फाउंड 35% ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स पॉइजन रेशियो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी मटेरियल का जो शियर मॉडुलस है वो उसके यंग्स मॉडुलस के 35% है। ठीक है, देन हमको उसका पॉइजन रेशियो निकालना है। देख लेते क्या बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ दिया गया है कि शियर मॉडुलस इज इक्वल टू 35% ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस। ठीक है, 35% को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0.35 लिख सकते हैं।
ठीक, परसेंटेज के कारण डिवाइड में 100 आ जाएगा, आपको पता है। तो ये हो गया 0.35 ऑफ ई। अब हमको निकालना क्या है, म्यू निकालना है। एक ही तो रिलेशन है जिसमें हमको ई भी मिलेगा, जी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा और म्यू मिलेगा। जाहिर सी बात है उसी रिलेशनशिप पे बनना है। फिर तो क्या है रिलेशन, बहुत सिंपल सा, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। हो गई ये। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई का वैल्यू, चलो ई को हम लोग ई लिखते हैं, ठीक है। जी 2 को 2 लिखे, जी की वैल्यू क्या दिया है 0.35, तो यहाँ पे लिख दो 0.35 इंटू में जी 1 प्लस म्यू, म्यू ही तो हमको निकालना है। क्लियर। अब यहाँ से ई है और यहाँ भी क्या है, ई है, ठीक है। जी का वैल्यू क्या था 0.35 इंटू में ई, और यहाँ भी ई है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1, 2 का इंटू करूँगा मैं 0.35 में, मतलब कि 0.7 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस म्यू। अब एक इक्वेशन है, एक अननोन है, फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैलसी का जरूरत भी नहीं है इसमें। देखो 1 को वहीं रहने दो, 0.71 इसका किए मैं अंदर में इंटू ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, तो 0.7 इंटू में म्यू हो जाएगा, सिंपल। अब 0.7 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसके साथ आ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस में 0.7 इक्वल टू में क्या बचा 0.7 इंटू में म्यू। अब म्यू के साथ 0.7 क्या है, इंटू में है, यहाँ पे ले आओगे डिवाइड में, तो ये हो गया 0.7, ये हो गया म्यू, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 0.7 क्या होगा 0.3 होगा, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या मिला हमको 0.3 डिवाइड बाई जो 0.7 है वो 0.7, सिंपल। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है 0.428, 0.428 आने वाला है। क्लियर। म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है 0.428, तो देखो इससे मिलता जुलता है क्या कुछ, ऑप्शन में 0.42 दिख रहा है, ठीक है, तो वही क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, इजी था क्वेश्चन, कुछ करना था क्या इसमें, बस हमको क्या पता करना था, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर हमको ये याद है तो बिल्कुल, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में केवल एक रिलेशनशिप के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना तो नॉर्मल स्ट्रेस का बात किया है, ना ही शियर स्ट्रेस का बात किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया आपको, ना तो नॉर्मल ना शियर। इस कंडीशन में याद रखना वो आपसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मल के ही बारे में पूछ रहा है। अगर वहाँ पे शियर मेंशन कर दिया तब वो क्या हो गया शियर, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया मतलब वो नॉर्मल का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, क्या होता है ये होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इलास्टो कांस्टेंट में देख चुके हैं, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल सा है, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ टेस्ट पीस अंडर टेंसाइल फोर्स, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन किस में आता है, कौन से प्रॉपर्टीज है जिसमें परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन होता है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस में होता है क्या इलोंगेशन, नहीं, ब्रिटलनेस में तो सडन फेलियर होता है ना, उसमें कहाँ इलोंगेशन होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन भी देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में हम लोग कुछ पढ़ेंगे कैसे, इलोंगेशन जैसा नहीं, मेलेबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को सीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टिफनेस होगा क्या, स्टिफनेस भी नहीं होगा, क्योंकि पता है हमको स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में डिफॉर्मेशन होता है। तो ये तो बिल्कुल भी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो और नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है क्या, क्या होता था डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में अगर कोई भी मटेरियल 5% या फिर मोर देन 5% इलोंगेशन हो रहा है यूनिएक्सियल डायरेक्शन में, तो वो क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनको हम लोग एक वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इलोंगेशन की प्रॉपर्टी किस में, डक्टिलिटी में। अब पता है हमको कोई भी मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कब होगा, जब उसमें इलोंगेशन 5% या फिर मोर देन 5% होने वाला है। तो ये क्या स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन टेस्ट, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ टेस्ट पीस अंडर टेंसाइल इंडिकेटेड डक्टिलिटी, सिंपल सा था। क्लियर है। तो अगर हमको प्रॉपर्टी पता होता, अगर हमने प्रीवियस वीडियो देखा है तो बिल्कुल हमको ये प्रॉपर्टी पता था। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। अब देखो क्या होता है रिलेशन, ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या पहला सही है, E इक्वल टू
इक्वल टू n माइनस n इंटू में 1 माइनस 2 म्यू। सही ऑप्शन है। यहाँ पे n हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, g करते हैं, ठीक है। g को यहाँ पे n लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता ही है शेयर मॉडुलस g से भी करते हैं और n से भी करते हैं। सही ऑप्शन है क्या? नहीं, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इक्वल टू 2n 1 प्लस म्यू। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। पता है ना हमको, अभी तो हम लोग कितने 2 से 3 क्वेश्चन में देख लिए कि इसी रिलेशनशिप का यूज हो रहा है। इक्वल टू 2n या फिर 2g इंटू में 1 प्लस म्यू इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। अभी हम लोग बात करें डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ठीक है। देख लो क्या क्या है ऑप्शन में। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, इसको ऑप्शन में दिया है, हैज द लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कुड बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। हमको पता है मेलेबिलिटी में होता है ऐसा। थिन शीट किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मेलेबिलिटी वाले प्रॉपर्टी में। डी क्या है, सोज लार्ज इलास्टिक रेंज। तो इलास्टिक रेंज का तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या पता है डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्लियर, परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। तो देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला में क्या बोला है, हैज लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन। बताओ, मोर देन 5%, 5% या फिर मोर देन 5%, ये क्या लिटिल इलोंगेशन है? नहीं, ये बिल्कुल लिटिल इलोंगेशन नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है आपका, अब मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5% और मोर देन 5% इलोंगेशन हो रहा है तो वो डक्टाइल मटेरियल है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2011 में आ चुका है, ठीक है। ये जो जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें, देखो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, हमको पता ही है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब जिन लोगों को कंफ्यूज होगा कहाँ पे होगा, लॉन्गिट्यूडनल ऊपर में था या फिर लेटरल ऊपर में था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल था या फिर लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल था। कंफ्यूज होने वाले यहीं पर कंफ्यूज होंगे, बाकी तो कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, म्यू यानी कि पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, और कभी भी हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे यहाँ पे माइनस लगाना ना भूलें, ठीक है। आपको फॉर्मूला में तो बिल्कुल माइनस नहीं है, बट हम लोग जब से न्यूमेरिकल करते हैं क्या करेंगे, सामने में एक माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो फटाफट से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2011 में आ चुका है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड एज। सिंपल सा है, क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलो या फिर शियर मॉडुलस बोल लो, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। शियर मॉडुलस हमको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, क्या बोलेगा ये, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन बोलेगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई शियर स्ट्रेन। दिख रहा है आपको कहीं ऑप्शन में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, देखो पहला दूसरा तो है नहीं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन में कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेन। ये क्या बात हुआ, ये हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन। जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किसका बात कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन का बात कर रहा है, मतलब यंग्स मॉडुलस का बात हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी देखो क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, जो कि राइट आंसर है। शियर मॉडुलस हो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या हुआ, ये हुआ बल्क मॉडुलस। तो हमको क्या पता चल गया, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो टिक कर लो ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपको एसएससी जेईई 2011 में पूछा जा चुका है। हुक्स लॉ वैलिड अप टू, सिंपल सा चीज है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, 4 ऑप्शन है। तो एक बात बता दो, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये क्या कोई लिमिट है? नहीं, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए। याद रखना, हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक या फिर लीनियरली इलास्टिक लिमिट तक। ऑप्शन ए क्या है आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, या फिर इसको और क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर इलास्टिक लिमिट, लीनियर इलास्टिक लिमिट। केवल इलास्टिक लिमिट दिया है तो वो गलत है, बट लीनियर इलास्टिक लिमिट दिया है तो क्या है, वो सही है, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है वो क्या रहेगा, लीनियर रहता है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर तो रहता ही है, साथ साथ लीनियर भी रहता है।
तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा लीनियर इलास्टिक लिमिट। जो ऑप्शन में दिया है उसको आप टिक कर लो। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। देखो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट। ठीक है, थोड़ा समझ दें इसको। हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे डक्टाइल मटेरियल के लिए, या फिर माइल्ड स्टील के लिए हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कुछ इस टाइप का कर्व था। यहाँ पे क्या था, स्ट्रेस था, यहाँ था स्ट्रेन। ओ से लेके ए तक गया था, क्या सीधा लाइन गया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन हल्का सा कर्व बना था, ये था हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से पहले था इलास्टिक जोन, इलास्टिक लिमिट के बाद आया प्लास्टिक जोन। तो इसके बाद क्या मिला हमको, अपर यील्डिंग पॉइंट एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट मिला था, 2 पॉइंट। देन एक प्लास्टिक जोन बना था, उसके बाद आया था आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और यहाँ पे आपका पॉइंट ई मिला था, और ये पॉइंट था एफ। एफ क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेस। देन फाइनली हमको मिला जी पॉइंट, जो कि है फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेक पॉइंट। क्लियर। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, मतलब कि इस लिमिट से पहले तक का। ठीक है, स्ट्रेस कर्व में इस लिमिट से पहले तक का क्या है, मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी। इसका आंसर क्या होने वाला है, रेजिलेंस। रेजिलेंस आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रेजिलेंस होगा। रेजिलेंस क्यों होगा, क्योंकि रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस होता है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। क्लियर। अब दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अभी क्या था, टिल इलास्टिक लिमिट था। जब इलास्टिक लिमिट तक का बात करेगा तो याद रखना रेजिलेंस होगा उसका आंसर। और सेम क्वेश्चन अगर बात करें ब्रेक पॉइंट तक, या रप्चर पॉइंट तक, या फेलियर पॉइंट तक, तो उसके लिए क्या होगा आंसर, टफनेस होगा। ठीक है, दो चीज को ध्यान में रखना। हमको क्या पता है, जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और मटेरियल का प्रॉपर्टी देख रहे थे तब हमने टफनेस का बात किया था। टफनेस क्या होता था, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फेलियर पॉइंट, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, उस मटेरियल का टफनेस मिलेगा। क्लियर। तो दो टाइप का क्वेश्चन मिला। अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट। आंसर इज रेजिलियंस, विच इज ऑप्शन ए। क्लियर। बाकी सब इनकरेक्ट है। सेम क्वेश्चन में अगर कहां तक बोलता, ब्रेक पॉइंट तक बोलता, तो आंसर क्या होता, टफनेस होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। अब इलास्टिक क्या होता है, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन आ रहा है, और जैसे ही फोर्स हटा रहे हैं क्या हो जा रहा है, वो वापस अपना शेप रिगेन कर ले रहा है। तो देखो 4 ऑप्शन दिया है, सिल्वर, रबर, आयरन और कॉपर। जब हमने मटेरियल का प्रॉपर्टी पढ़ा था, मतलब जब हमने इलास्टिसिटी को पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि रबर में क्या होता है, इलास्टिसिटी कम होता है। ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा है बट कम है। एक्चुअल फंडा क्या है कि जैसे हम लोग फोर्स को हटा रहे हैं वापस से अपना शेप रिगेन भी करना चाहिए। ठीक है, बट रबर में क्या होता है, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। शेप रिगेन तो करता है बट कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ ही जाता है। क्लियर। देखिए होगे रबर वाले कपड़े, इलास्टिक वाले कपड़े, रबर बैंड क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में रबर क्या है, लिस्ट इलास्टिक है, जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उनमें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, क्या बोल दिया इसमें, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग टेक प्लेस। क्या होगा इसका आंसर, टफनेस होगा। ठीक है, देखो कहाँ दिया टफनेस, हार्डनेस तो होगा नहीं, टफनेस होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, दो चीज याद रखना, जो को हमको कहाँ से मिल रहा है, कर्व से मिल रहा है। अगर बात कर रहा है इलास्टिक लिमिट का तो रेजिलियंस, बात कर रहा है ब्रेकिंग पॉइंट का तो टफनेस। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, फेलियर पॉइंट क्या होता है, टफनेस होता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 17। हाँ, मैं आपको पहले बताया हूँ कि स्टील एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टील के लिए। तो स्टील के लिए जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो हमको पता होना चाहिए, चाहे उसका इलास्टिक कांस्टेंट क्यों ना हो, चाहे उसका डेंसिटी क्यों ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्वेश्चन आया है, SSC JEE 2015 में आया हुआ था। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, मतलब कि जो 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम में जो माइल्ड स्टील है उसका वेट कितना होगा। देखो 4 ऑप्शन मिला आपको, 1000 kg, 3625 kg, 7850 kg एंड लास्ट में क्या है 12560 kg। तो याद रखना जो माइल्ड स्टील का वेट होने वाला है 1 क्यूबिक मीटर में वो है 7850 kg।
और सेम अगर हम लोग डेंसिटी क्वेश्चन में पूछता तो क्या हो जाता 7850 kg/m³। क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 17 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो 0.2। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको रिलेशनशिप पता होगा तो आप आराम से बना लोगे। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हमको रेशियो बताना है यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस का व्हेन इट्स पॉइजन रेशियो वाज 0.2। ठीक है, किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो है 0.2, तो उसके लिए हमको क्या बताना है? E/G का रेशियो बताना है। अब एक ही रिलेशन हमको पता है जिसमें ये तीनों आते हैं, E भी आता है, G भी आता है और क्या आता है? म्यू आता है। देख लेते हैं कौन सा होगा। E = 2G 1 + म्यू, यही होगा। हमको क्या चाहिए? E/G का रेशियो चाहिए। G यहाँ पे इंटू में है, इसको इधर ले आओ डिवाइड में, क्या मिला? E/G मिला इक्वल टू में क्या है? 2 इंटू में 1 + म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को 2 रहने दो, 1 तो 1 है ही है। अब म्यू का वैल्यू हमको पता है 0.2 है, पुट कर दो 0.2। क्लियर? तो 1 + 0.2 मतलब कि 1.2, 1.2 को 2 से इंटू कर दो, तो यहाँ पे E/G का रेशियो क्या मिल रहा है हमको? 2 इंटू में 1.2 यानी कि 2.4। ऑप्शन में दिख रहा है क्या 2.4 कहीं पर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमको ये रिलेशन पता होता आराम से आंसर हम लोग का आ जाता और इस क्वेश्चन का पूरा स्कोर हमको मिल जाता। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या होगा जब उसका जो पॉइजन रेशियो है यानी कि म्यू है उसकी वैल्यू 0.25 होगी। ठीक है, अगर म्यू का वैल्यू क्या है 0.25, तो व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन E एंड K। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, सेम टू सेम कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 है सेम वैसे ही बनेगा। इसको आप लोग ट्राई करो, एक रिलेशन लगेगा। कौन सा रिलेशन आपको पता है? E, K और म्यू। E, K और म्यू का एक ही रिलेशन है जो हम जानते हैं, उसी से बन जाएगा ये E = 3K 1 - 2 म्यू। पता है रिलेशन? इसमें हम लोग को म्यू का वैल्यू डालना है और फाइनल आंसर बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, जो करेक्ट आंसर है वो बताओ, देन आई विल रिप्लाई यू द करेक्ट आंसर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? विच मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। ठीक है, जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू है वो हाईएस्ट है, ये बताना है आपको। क्या क्या दिए हैं आपको ऑप्शन में? देख लो, ऑप्शन में आपको मिला है रबर, वुड, स्टील, कॉपर। सबसे पहली बात तो म्यू का रेंज हमको पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाला है। म्यू का रेंज 0 से 0.5 तक वेरी करेगा। क्लियर है? 0 से 0.5 तक वेरी करेगा। इसमें क्या पूछा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब म्यू का वैल्यू 0.5 कौन से मटेरियल के लिए होता है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, जितने भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, इनके लिए म्यू का वैल्यू क्या होने वाला है? हाईएस्ट होने वाला है, 0.5 होने वाला है। तो देखो ऑप्शन में कौन कौन सा है जो इनकम्प्रेसिबल है? रबर, ठीक है, रबर इनकम्प्रेसिबल है। कौन कौन से होते हैं? रबर हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, आइडियल फ्लूइड हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सब क्या है? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। बाकी ऑप्शन देख लो, वुड इनकम्प्रेसिबल है क्या? नहीं। स्टील है क्या? नहीं। कॉपर है क्या? नहीं। मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? रबर इज राइट आंसर, ऑप्शन ए रबर। ठीक है, रबर क्या है? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, इसलिए इसका जो वैल्यू है म्यू का वो हाईएस्ट है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसके बाद जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा, हर टॉपिक के लिए हम लोग क्या लेके आएंगे? क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे। तब तक आप आगे पढ़ते रहो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू।